साथियों को सर का नमस्कार और स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वी विल डिस्कस ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग मींस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द chemical bonding we have to discuss today, and now it is very important for you because these important terms are mainly प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस लाइक बेस बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो आयनिक सॉलिड्स की ज्यादा, उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड की ज्यादा होगी, फिर मेटेलिक की ज्यादा होगी, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड की ज्यादा होगी। यानी कि अगर आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलरेडी यू नो वेरी वेल इट इज ए वीक बॉन्ड। ये एक वीक बॉन्ड होता है, जबकि आयनिक बॉन्ड जो होता है इट इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ऑर्डर आपको मिल जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर कहीं पर लिखने के लिए आता है तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हमें ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की ताकत में, यानी कि बॉन्ड की ताकत हमें पता रहनी चाहिए। लैटिस एंथैल्पी, दूसरा पॉइंट हम लोग पहुंच रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी पे चलते हैं। लैटिस एंथैल्पी ऑफ, अब यहाँ पर बाईवैलेंट, बाई यूनिवैलेंट और यूनिवैलेंट, इसका मीनिंग अगर आपको पता है तो बता देता हूं, समझा भी देता हूं आपको मीनिंग। बाईवैलेंट यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, ये आप जान रहे हैं अच्छे से। इट मींस इट इज बाई, ये भी बाई है और ये भी बाई है, तो यानी बाईवैलेंट हो जाएगा। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, ये बाई यूनी है, ये देखिए यहाँ पर ये 2 वैलेंसी शो कर रहा है और ये वैलेंसी 1 शो कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वैलेंसी की जब हम लोग बात करते हैं तो चार्ज की बात नहीं करते, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। एंड नाउ इट इज यूनिवैलेंट, तो ये भी यूनिवैलेंट है क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है और यहाँ पर वैलेंसी 2 थी, तो पहला वाला बाईवैलेंट। तो लैटिस एंथैल्पी ऑफ बाईवैलेंट इज सॉलिड इज मोर देन द बाई यूनिवैलेंट एंड इट इज मोर देन द यूनिवैलेंट, एंड इट इज वन ऑफ द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखेंगे इसको, तो यानी ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है, पीजीटीज एग्जाम में इसको पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। थर्ड पॉइंट की हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि मोर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोर इज द सॉल्युबिलिटी। यानी कि कोई भी चीज, कोई भी आयनिक कंपाउंड तब डिसॉल्व हो जाता है जब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी ही आसानी से वो डिसॉल्व हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, यहां देखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज मोर देन द हैवी वाटर, यानी कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ज्यादा होता है हैवी वाटर की कंपैरिजन में। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि H2O में जो चीज घुलेगी इजिली, H2O में इजिली घुलेगी, तो इसका मतलब हुआ कि D2O में उतनी इजीली से नहीं घुल पाएगी। यहाँ इजी होगा, यहाँ पर इजी नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज मोर देन D2O, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा जहां तक मेरा अनुमान है। इसके बाद पाई बॉन्ड नेवर फॉर्म्ड एलोन, कभी भी पाई बॉन्ड अकेला नहीं बनता। जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग डबल बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो यहाँ देखिए कि पाई बनेगा तभी जब सिग्मा बन चुका होगा। तो पाई बॉन्ड नेवर फॉर्म्ड alone, it always formed along with the sigma bond, ये सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनेगा। लेकिन C2 मॉलिक्यूल में बोथ आर पाई बॉन्ड, जब C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि वहां पर हमेशा कौन सा मॉलिक्यूल होगा, इसका मतलब है कि वहां पर हमेशा पाई मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर कंफ्यूजन ना पैदा होने पाए। तो इसलिए ये मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए कलेक्ट किए हैं, इन पॉइंट्स की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर जाएंगे, इसलिए इन पॉइंट्स को बड़ा संभाल के रखिए और रखिए इनको, नोट्स इनके बना लीजिए। पीडीएफ हालांकि मैं दूंगा लेकिन फिर भी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 पे हम लोग चल लेते हैं, और पेज नंबर 2 हमें ये बता रहा है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड तभी बनता है जब लैटिस एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर देन द आयनेशन एंथैल्पी। जब लैटिस एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों आयनेशन एंथैल्पी से ज्यादा हो जाती हैं तभी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता चल रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप पे ध्यान रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड एंथैल्पीज आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी ट्रिपल बॉन्ड की अगर एंथैल्पीज की बात करें तो CO बॉन्ड एंथैल्पी इज ग्रेटर देन NN बॉन्ड एंथैल्पी इज ग्रेटर देन CN एंथैल्पी एंड इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये एंथैल्पी का ऑर्डर
ऑर्डर आपको पता रहना चाहिए कि कहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, कहां पर कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। ये सब एनर्जी के कंसेप्ट आपके ये छोटे छोटे पॉइंट आपको मदद करेंगे, इसलिए इनको नोट करते जाइए। तो पॉइंट नंबर 7 में आपने ट्रिपल बॉन्ड देखा कि कार्बन ऑक्सीजन के ट्रिपल बॉन्ड की एंथैल्पी क्या होगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की क्या होगी, कार्बन नाइट्रोजन की क्या होगी और कार्बन कार्बन की एंथैल्पी क्या होगी। पूरी डिटेल मैंने इससे पहले बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में समझा रखी है, तो यहाँ पर हम वो चीजें सब डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते चल रहा है। तो अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स है जैसे कि AgCl, AgBr, AgI, तो AgCl, AgBr, AgI ये अंडरलाइन में कर रहा हूं, उनको देखिए AgCl, AgBr, AgI, BSO4, PbSO4 आर आयनिक। ये आयनिक तो है बट स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में कम घुलते हैं। दिस इज ड्यू टू मच हायर लैटिस एनर्जी देन द हाइड्रेशन। इनकी जो लैटिस एनर्जी है, इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही, भाई क्या है, इनको अलग करना है, तो वाटर जो जब इनको घोलते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल ऑफ द मॉलिक्यूल, तो जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी वाटर नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, तो इसका मतलब इनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए इनको ध्यान रखना पड़ेगा। 9th पॉइंट, अगर परसेंटेज यानी करेक्टर कहीं पर निकालना है तो देन यू कैन फाइंड इट बाय परसेंटेज यानी करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड, यानी कि म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड की मदद से मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक फार्मूला है जिसकी मदद से आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं, क्या वो आप निकाल सकते हैं परसेंटेज यानी करेक्टर। परसेंटेज यानी करेक्टर पे न्यूमेरिकल्स भी देखे गए हैं। परसेंटेज यानी करेक्टर पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में छोटे छोटे देखे गए हैं, तो इनको आप पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए। जहां जहां पर क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं वो मैं आपको हिंट करता चल रहा हूं, इसलिए इन चीज को आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलेगा। हाइब्रिडेशन नेवर टेक्स प्लेस इन द आइसोलेटेड एटम। ये बताइए, जैसे किसी ने पूछा कि सल्फर में सल्फर, जैसे ये सल्फर, इसकी हाइब्रिडेशन बताई, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। जो भी जब भी हाइब्रिडेशन निकाली जाएगी, जैसे CH4 में कार्बन की हाइब्रिडेशन निकाली जा सकती है, SO4 डाई नेगेटिव में सल्फर की हाइब्रिडेशन निकाली जा सकती है, लेकिन अगर केवल ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन पूछ दे कोई तो ये संभावना नहीं है। तो इसलिए हाइब्रिडेशन बनती क्यों, हाइब्रिडेशन जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटम अपने को हाइब्रिड यानी कि एनर्जी लेवल इक्वल करके उसके दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए ये कंडीशन पैदा होती। तो इसलिए आइसोलेटेड एटम में हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा बॉन्डिंग जब हो जाएगी, बॉन्डिंग होने का मतलब है बॉन्डिंग ही तभी होती है जब एनर्जी लेवल मेंटेन होता है, और एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए हाइब्रिडेशन किया जाता है, एनर्जी बराबर करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईच ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम ऑफ, ये जो आपको बेंजाइन दिख रहा है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला भी आगे लिखा हुआ है बेंजाइन। ये बेंजाइन फॉर्म्ड व्हेन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स बट हाइब्रिडेशन इज sp2 नॉट sp, यानी कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन रहती है, sp2 हाइब्रिडेशन नहीं रहती, क्योंकि लेटरल sp2 साइडवाइज ओवरलैप हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन ही रहती है, sp हाइब्रिडेशन नहीं आती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 12वां पॉइंट जो है वो बता रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर देन HF इज मोर देन अमोनिया। देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑक्सीजन से ज्यादा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर नाइट्रोजन से ज्यादा। ये ऑर्डर ऑलरेडी आपको पता है, पहले से जानकारी में है। लेकिन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HF से ज्यादा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स is surrounded by 4 other water molecules with the help of hydrogen bond, but in case of HF only 1 HF molecule is connected with the 2 HF molecules by the hydrogen bond। तो जहां पर अगर सवाल करते हैं कि अगर H2O को हमें सेपरेट करना है तो एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू द HF molecule, that's why the boiling point of H2 is more than HF। This is one of the most important reason for the explanation of boiling point of H2 is greater than HF and ammonia। तो ये आप अच्छे से जान रहे हैं। 13 पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। 13 पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीटीज के लिए, जो हमारे साथी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर ये पॉइंट आप पढ़ते हैं तो आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है जो अगला एग्जाम हो। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ये जो हमारे जीआईसी के साथ ही, जीआईसी के जो मित्र हैं वो सभी अगर इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको लिखने हैं, जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड की बात करें, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये पॉइंट आप, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत ही हाईलाइट मैं इसको कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीजेस, ठीक है,
डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर, डाउन द ग्रुप का मतलब ऊपर से नीचे आने पर जो हाइड्रेशन, जो इसका सॉल्युबिलिटी है ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड की एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि लैटिस एनर्जी घट जाती है, और लैटिस एनर्जी जब घटेगी तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी से अगर लैटिस एनर्जी कम हो गई तो इट मीन्स वो चीज़ डिसॉल्व हो जाएगी। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वाला पॉइंट अगर आप देखें तो ये जो ऊपर मैं लिख रहा हूँ इस पॉइंट को भी आप नोटिस करिए, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट्स कार्बोनेट्स ऑक्सलेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स decreases down the group due to decrease in the hydration energy। मीन्स जो सॉल्युबिलिटी है सल्फेट आयन की, अगर हम बात करें कार्बोनेट आयन की बात करें, ऑक्सलेट आयन की बात करें, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बात करते हैं, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि ये डिक्रीज हो रही डाउन द ग्रुप, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, जब हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत, पीजीटीज के जो हमारे साथी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं स्टार दे रहा हूँ, 3 स्टार दे रहा हूँ, और इसको ऊपर वाले को भी मैं 3 स्टार में ही डालूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन दोनों पे जरा आप सोचिएगा, बहुत ही अच्छे पॉइंट है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट ऑफ द CH3Cl इज मोर देन CH3F ड्यू टू द लॉन्गर बॉन्ड लेंथ ऑफ द CCl। यानी कि CCl में भाई सिंपल सी बात है, Cl एटम का जो साइज है वो फ्लोरीन एटम के कंपैरिजन में बड़ा है। जब फ्लोरीन एटम के कंपैरिजन में बड़ा है तो सिंपल सी बात हो गई कि इसमें डिस्टेंस तो बढ़ ही जाएगी। 16वें पॉइंट पे आते हैं, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग लुईस एसिड ऑर्डर। बैक बॉन्डिंग की वजह से लुईस एसिड का जो ऑर्डर है BF3 इज लेस देन BCl3 इज लेस देन BBr3 इज लेस देन BI3, ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा लुईस ऑर्डर में। अब बॉन्ड ऑर्डर जब हम लोग निकालते हैं, 17वां पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जब हम लोग लिखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर में ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर, या अब ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पर NB जो होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, वैसे आपको पता है, नहीं जरूरत है मुझे बताने की। यहाँ पर NB इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, और यहाँ पर NA जो होता है वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान भी रखना है। उसका कारण सिर्फ यही है कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये तो बात मतलब सिंपल है बॉन्ड ऑर्डर वाला, लेकिन ये जो ऊपर मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग दौड़ाएंगे, तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुंच लेते हैं, और नेक्स्ट पेज कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर का एक फार्मूला ये भी है कि बॉन्ड ऑर्डर जब हम लोग निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पोजीशन। ये तब निकाले जाता है, ये तब यूज किया जाता है जब सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि जहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, और रेजोनेंस जब स्ट्रक्चर बनते हैं तो उस समय ये चीज़ बहुत मदद करती है, बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये फार्मूला लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पोजीशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी पूछ लेते हैं कि भाई किस तरीके से ये जो है वो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फार्मूला ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इस पे बताऊंगा डिटेल आपको, जब रेजोनेंस आपको बताऊंगा तो उस समय इसका मेथड बता दूंगा कि किस तरीके से। वैसे आपको अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो बताऊंगा जरूर। उसके बाद हम लोग 18 के बाद 19 पॉइंट्स पे चल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती हैं वो जो निकाली जाती हैं वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने सपोज कर लो कि ये अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिया, अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड हम ऐसे बोल सकते हैं, ये हम सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये यहाँ पर एक लोन पेयर। तो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप इस फार्मूले में अगर कन्वर्जन चाहें तो बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स, यानी कि सिंपल दोनों जोड़ दिए तब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल के आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स में बस इतना ध्यान रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर होगा, पाई बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड अगर है तो ये सिग्मा ही कंसीडर होगा, पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं होगा। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आती हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आती है तो sp2 होता है, 4 आती हैं तो sp3 होता है, 5 आती हैं तो sp3d होता है, 6 होता है तो sp3d2 होता है, 7 तो sp3d3। और एक फार्मूला जो जैसे कि मान लो अचानक कोई पूछते कि NO3 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो फार्मूला लगा दीजिए V प्लस M माइनस C प्लस A। मैंने हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो
में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नाइट्रोजन, अब जब मान लो NO3 नेगेटिव पे ही निकालना है तो नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो जाते हैं ना, 5 हो गए। और मोनोवैलेंट इस पे कोई है नहीं, 0 हो गया ना, तो ये कैटायन है, इस पे भी 0 हो गया, और एक एनायन है तो +1 कर दीजिए, यानी 6 डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाता है, मींस हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आ गई। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो गई तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल करके आ जाएगी। अब 21वां पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। डी ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन द dsp2 हाइब्रिडाइजेशन dx² - y², यानी कि जो डी ऑर्बिटल होती है वो पार्टिसिपेट करती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कब पार्टिसिपेट करेगी। तो डी ऑर्बिटल जब dsp2 में है तो कौन सी होगी, dsp2 में dx² - y² होगी। अगर sp3d है, मैं इसको अंडरलाइन करता हूं कि ये चीज जो है वो इसके साथ रहेगी, और sp3d में dz² होती है, ये पूछा जा सकता है, और sp3d2 में dz² और dx² y², ये ऑर्बिटल्स होती हैं। तो कभी आपसे पूछ सकते हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी d पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसका जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे। अब हम लोग पहुंच लेते हैं नेक्स्ट 22 पॉइंट पे। मैंने इस तरीके से 50 पॉइंट बनाए हुए, तो आप पूरी वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे, और ये 50 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि अगर आप इनके नोट्स बना लेंगे तो ये नोट्स में आपके हमेशा साथ देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज नियरली सेम एज द नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर जो है वो अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्लोरीन की और क्लोरीन की नाइट्रोजन की लगभग सेम है, बट ये क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। रीजन आप समझ रहे हैं कि क्लोरीन का साइज जो होता है वो नाइट्रोजन के साइज से ज्यादा हो जाता है, इसीलिए ऐसी कंडीशन पैदा नहीं होती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप लिखते रहिए। लिख रहे हैं ना आप लोग, चलिए ठीक लिख रहे हैं, वेरी शाबाश। तो 23 पॉइंट है द हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयन इज इन द, हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो लिथियम पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी सोडियम पॉजिटिव से ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। ये पूरा ऑर्डर आपको ऑलरेडी अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे नोट्स में लिखते जाइए, आपके लिए काम देगा। आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन में सीजियम पॉजिटिव आयन इज ग्रेटर देन, Rb पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, K पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, Na पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Li पॉजिटिव आयन। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट भी पीजीटी के एग्जामिनेशन में काम आएंगे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पीजीटी, चाहे अब वो पीजीटी जीआईसी की बात कर लें, क्योंकि जीआईसी में भी जो एग्जाम होने वाला है, मेंस जो होने वाला है 19 दिसंबर को मेंस की संभावना लग रही है। तो मेंस की संभावना क्या, 19 दिसंबर को मेंस होगा ही जीआईसी का, तो जीआईसी मेन के लिए अब आप लोग लग जाइए। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो मोबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। तो ये पॉइंट 24वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 25वें पॉइंट पे आते हैं, FeCl3 इज मोर कोवेलेंट देन FeCl2। अगेन वेरी वेरी, FeCl3 ज्यादा कोवेलेंट है, क्यों है FeCl2 से, क्योंकि Fe ट्राई पॉजिटिव इज, यानी कि पोलराइजिंग पावर इज मोर देन Fe डाई पॉजिटिव। SnCl4 ये भी सेम, दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं। इन पॉइंट्स को देखें तो ये भी पीजीटीज के बहुत ही अच्छे पॉइंट माने जा रहे हैं, मतलब इनको पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि SnCl4 इज मोर कोवेलेंट देन SnCl2। ये आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर पोलराइजिंग पावर भी बता सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो SnCl4 के ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल। लेकिन अगर पोलराइजिंग करेक्टर को एक्सप्लेनेशन देंगे, यहाँ इनर्ट पर इफेक्ट भी लोग लगा देते हैं, लेकिन आप अगर पोलराइज, यहाँ चूंकि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा है तो हम लोग सिंपली बात केवल क्या करेंगे, पोलराइजिंग पावर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पता दोनों बातें रहनी चाहिए कि SN जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ जो मेन कंसेप्ट है वो पोलराइजिंग पावर का ही, उसी को आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में घूम रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में पोलराइजिंग को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, पेज नंबर 6 पे चलते हैं। BeCl2, BF3, AlCl3 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहलाती हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाती हैं, क्योंकि इनके अगर आउटर मोस्ट को चेक करना चाहिए तो देखिए यहाँ पर बेरिलियम में 4 होंगे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो है वो आपके 6 हो जाएंगे, AlCl3 एंड सो ऑन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकी ऑक्टेट पूरा नहीं है, यानी कि इनका अगर हम ऑक्टेट देखें तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, पूरा फिल नहीं है ऑक्टेट। और जब ऑक्टेट पूरा फिल नहीं है तो इसका मतलब ये फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जबकि इनमें ऑक्टेट से ज्यादा है। PCl5, SF6, IF7 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज हैं, क्योंकि इसमें ऑक्टेट में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोर देन
मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन ये पीजीटीज में आया हुआ भी है और इसको अगर आप नोटिस करना चाहें तो इसे देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले कमिंग एग्जामिनेशंस में, चाहे वो जीआईसी मेन का एग्जामिनेशन हो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हैज मोर डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एज कंपेयर टू पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है इसलिए यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है, तो इसी आर्थो की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेटा एज कंपेयर टू पैरा, ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप मैं इंपॉर्टेंट में डाले दे रहा हूँ और इसको लाइट भी शो कर रहा है कि भाई चेक कर लीजिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैविंग सेम शेप एंड सेम बॉन्ड ऑर्डर आर, यानी कि कौन कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड की जो शेप है जो सेम होगा। तो NO पॉजिटिव और CO ये दो ऐसे हैं जिनका सेम शेप और सेम ऑर्डर होगा। CO3 डाई नेगेटिव और इनमें हाइब्रिडाइजेशन भी लगभग हमारे अंदर से सेम ही आएगी। अगर आप चेक करना CO3 में क्या आएगी चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ हो गया आपका 4 और प्लस आपका 2 यानी कि 6 sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, यहाँ पर sp2 आ जाएगी। यहाँ पर चेक कर लेते हैं 5 और प्लस 1 यानी कि 6/2 यानी सिंपल सा यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो यानी कि शेप और इन ऊपर वाले में भी आप चेक कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये और आपके कलेक्शन के लिए लिखे हैं। इंप्रूवमेंट सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम, बट यू कैन राइट दीज पॉइंट्स इन योर कॉपी फॉर फर्दर एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुंचते हैं कि 32 जो पेज है वो सॉरी 7th पेज है, इस पे 32 पॉइंट जो है वो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ये ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ये पता होगा आपको, इसमें बताने वाली जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक, यहाँ पर पेयर्ड होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूँ। ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सर्कल बना रहा हूँ, इस सर्कल में मैंने ये पेयर्ड बना दिया और पैरामैग्नेटिक के नीचे मैं सिंपली 2 बनाता हूँ और इसके अंदर एक एक अनपेयर्ड डाल देता हूँ। तो पेयर्ड अनपेयर्ड की वजह से ये कंडीशन है। ऑक्सीजन यानी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो स्टेबिलिटी में 33 पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव इज O2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन, इनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आता होगा। सिंपली मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज द स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी ही स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज द स्टेबिलिटी। मोर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी भी बोली जा सकती है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ भी बोला जा सकता है। इसका मतलब ये सब चीजें आपको याद रहे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज 3, बॉन्ड ऑर्डर CO का 3 है लेकिन CO प्लस का 3.5 है। इसकी एक वीडियो भी पड़ी हुई है कि आखिर क्यों है ऐसा, पता तो है आपको, याद है, अच्छी बात है, वीडियो भी है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। आपको पीजीटी की मतलब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो पीजीटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा तो आपको ये जरूर मिलेगा कि बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का 3.5 क्यों आता है, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है सिग्मा 2p जो सिग्मा 2s है वो जंप कर जाता है, हाई हो जाता है, इसलिए ऐसी कंडीशन है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लेंगे आप ऐसा क्यों है, रीजन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। बाकी बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक भी समझाई हुई है, अगर आप जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने की सिंपल ट्रिक मैंने बताई हुई है। और 35वां पॉइंट अगर आप आएंगे तो 35वें पॉइंट को अगर आप देखते हैं तो उसको भी आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन NF3। डाइपोल मोमेंट अमोनिया का NF3 से ज्यादा है, क्यों है ये चीज आपको यहाँ समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। कारण सिर्फ उसका यही है कि डाइपोल मोमेंट अमोनिया का इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ अगर देखें तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में पुलिंग पावर लग रही, जो ऊपर की तरफ दिखाई है मैंने इस तरीके से। लेकिन यहाँ जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा है वो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से कैंसिल हो रहा है फोर्स। जब फोर्स कैंसिल हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट कम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ फोर्स कैंसिल्ड हो रहा है, फोर्स कैंसिल होने की कोशिश कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं, वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर आप ऊपर भी देख रहे हैं और नीचे फ्लोरीन अपने कैंसिलेशन की तरफ है, तो इसलिए यहाँ ये कंडीशन है। बाकी आपको ये पता है, वो बहुत डिटेल इसकी बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 36वें पॉइंट, बॉन्ड एंगल हम देखें तो बॉन्ड एंगल आपको लगभग याद ही होंगे, जितने बॉन्ड एंगल लिखे इनके सबके बॉन्ड एंगल आपको पता होंगे। सिर्फ टिक कर रहा हूँ, बताने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि किसके बॉन्ड एंगल कितने हैं, या आप बहुत ही सिंपल है, इनके बॉन्ड एंगल्स भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो इन बॉन्ड एंगल्स को आप इजिली याद कर लीजिएगा, पता रहे। कुछ बॉन्ड एंगल आपको पता नहीं तो अगर आप टीचर होंगे तो पढ़ाते होंगे तो ऑलरेडी याद ही होंगे, और अगर आप फ्रेशर्स हैं तो ये बॉन्ड एंगल आप याद कर लीजिए।
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ये ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन भी मैंने पिछली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्कशन किया हुआ था, इस पे बहुत ज्यादा आप इसको बॉन्ड डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया था, इसको डिटेल भी इसकी बताई थी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पैरा, इसकी भी ये दोनों पॉइंट मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पढ़ाया था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, वहां देख लीजिएगा, वीडियो में जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का जो होता है, ये पॉइंट छूटा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और तो मेरे एक मित्र ने मुझे बताया था सर ये चीज ऐड कर दीजिए, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। बाकी कुछ और पॉइंट है जो आगे भी डिस्कशन करेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रक्चर हेलिकल हो जाता है। तो जब डीएनए आरएनए की बात करेंगे तो हेलिकल स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन देंगे आपको कि आखिरकार ऐसा हो क्यों जाता है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में जो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो स्टेबलिश हो जाती है कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में, वो भी फिर हाइड्रोजन एटम के मूवमेंट की, भाई टॉटोमेरिज्म जो वर्ड आया है इसका मतलब ही मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोजन है, मूवमेंट है यहाँ पर, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही हो रहा है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखनी है। ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद जरूर रखने, ये दोनों पॉइंट भी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्ड इज यूजुअली लार्जर देन कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड लार्जर होता है कोवैलेंट बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में, और जहाँ वीक होगा डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ध्यान रखिएगा लार्जर देन, लॉन्गर भी बोल सकते हैं, लार्जर बी लॉन्गर देन कोवैलेंट बॉन्ड। वाटर प्रेजेंट इन द एनिमल और प्लांट सेल इज अटैच्ड विद द प्रोटीन बाय द हाइड्रोजन, वाटर जो बॉडी में है, प्लांट सेल्स में है, वो प्रोटीन जो आपस में जुड़ी हुई है ना, वो किसकी वजह से है, वो प्लांट सेल्स में प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पीजीटी एग्जामिनेशन, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड के लिए कौन जिम्मेदार है, वो आपको पता है कि मेटेलिक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें एक पॉजिटिवली पार्ट कर्नल होता है, और पॉजिटिवली पार्ट जो कर्नल होता है उसके बीच बीच में कौन कौन हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज कर्नल मैंने यहाँ बना दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल मैंने बहुत सारे बनाए, तो अब आप देख लीजिए पॉजिटिवली चार्ज कर्नल मैंने बना दी है, इनके बीच बीच में मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब डाल दे रहा हूँ। तो इनके बीच में मैंने यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन डाला, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डाला, इस तरीके से ये फ्री इलेक्ट्रॉन डाला, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डाला, है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, इनके बीच में भी डाल देते हैं एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और इनके बीच में यहाँ पर पॉजिटिवली पार्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ एक पॉजिटिव, यहाँ एंड सो ऑन, वो आप समझ चुके होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ एग्जिस्ट, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये कंडीशन पैदा होती है। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर, कारण आपको पता होगा, यानी वन डायरेक्शन दिख रहा है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, और यहाँ कैंसिल होने के चांस देखो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा है या कम हो रहा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर CO और NO का जो होता है वो 3 आता है, जबकि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3.5। ये मैंने पीछे भी एक पॉइंट में भी डिस्कशन किया था, लग रहा है दोबारा लिख गया है पॉइंट मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। एस करेक्टर sp में 50% होता है, sp2 में 33% होता है, जबकि sp3 में 25% होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और लास्ट में हम लोग चलते चलते कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी मोर इज द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ये पॉइंट शुरुआत में जहां सॉल्युबिलिटी थी वहीं पर डिस्कशन होने चाहिए थे, लेकिन छूट गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पीजीटी एग्जामिनेशन। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपको बहुत समझाएगी ये पॉइंट, अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीआईसी जो मेन का एग्जाम होने वाला है, जीआईसी मेन के एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाएंगे। डीजेड स्क्वायर इज बर्ड, बेबी स्कूटर शेप इसकी शेप मानी जाती है, और बेबी स्कूटर आपने देखा होगा कि दोनों तरफ चौड़ा होता है, और बीच में जो होता है बेबी स्कूटर वो इस तरीके से थोड़ा बड़ा होता है, तो ये बेबी स्कूटर शेप बोली जाती है। मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी, यानी जितने ज्यादा रेजोनेंस बनेंगे उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, मींस मॉलिक्यूल स्टेबल होता चला जाएगा, मींस डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बढ़ जाएगा। अब मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल पे भी जिम्मेदार हो जाती है। तो भाइयों ये मैंने कुछ कलेक्शन पॉइंट किए हैं, और ये पॉइंट जो है बहुत ही अच्छे पॉइंट है, और ये पॉइंट मैंने पूरे
मन से ध्यान से आपके लिए सजोए हैं। और अगर ये पॉइंट आपको अच्छे लगे हो तो जरूर सजेशन कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये पॉइंट जो है वो हमारे काम के हैं। अब देखिए पॉइंट जब लिखे जाते हैं तो हर तरीके के पॉइंट भी यूज किए जाते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपके जीआईसी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, देखें और अपनी तैयारी जरूर करते रहें। थैंक यू, गुड नाइट।